सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं फिर। देखो ये एक नोट्स मैंने सेंड किए थे आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है जी। ये नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे। ये 4th यूनिट का एक टॉपिक है, रिसीवर मॉडल। देखो जितने भी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े हैं यूनिट 1 में, 2 में, 3 में, तो उनका एनालिसिस है इस में कि नॉइस का क्या इफेक्ट है उन सब के ऊपर, उन सब मॉडल्स के ऊपर नॉइस कैसे इफेक्ट करती है। जिसको कि जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी या मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी थी, तो उसमें कहीं पर भी हमने नॉइस को कंसिडर नहीं किया था। ठीक है ना? तो ये हम नॉइस की एक तरह की स्टडी है ये, कि नॉइस का क्या इफेक्ट है। तो नॉइस का क्या इफेक्ट है ये हमने स्टडी करना है इसमें, इस पूरे के पूरे टॉपिक में। जैसे कि शुरू से अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर कैरिंग आउट द नॉइस रिलेटेड एनालिसिस वी हैव टू कंसिडर द सिग्नल गिवन टू रिसीवर अलोंग विद द नॉइस। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक सिग्नल है जिसको आप सेंड करना चाहते हो, ट्रांसमिट करना चाहते हो, उसे XT मान लेते हैं। अगर इसमें नॉइस ऐड कर दी जाए, फिर उसके बाद हम फिल्टर करें, ठीक है, और फिर डीमॉड्यूलेट करें, तो आउटपुट आएगा। ये फिल्टर किस लिए लगाया गया है? नॉइस को हटाने के लिए एक तरह से। ठीक है। जनरली द नॉइस एक्टिंग ऑन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। नॉइस एक तरह का अनइनवाइटेड अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है पहले से ही, जिसे हम नॉइस सिग्नल कहते हैं। वो नॉइस बिना बुलाए आपके सिग्नल के अंदर आ जाती है, आपके सिग्नल में ऐड हो जाती है। तो ये एंटी यहाँ पर नॉइस को रिप्रेजेंट करता है। नॉइस के दो कंपोनेंट होते हैं, आप याद रखना। जनरली द नॉइस एक्टिंग ऑन ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हैविंग टू कंपोनेंट्स। नॉइस को हम इन जनरल दो कंपोनेंट्स में मानकर चलते हैं कि उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इन फेज और एक होता है क्वाड फेज। यानी कि इन फेज कंपोनेंट NIT और दूसरा होता है क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट NQT। इससे पहले हमने जितने भी कम्युनिकेशन के डिजाइन्स पढ़े, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, चाहे फेज मॉड्यूलेशन है, जो भी है, नॉइस का किसी में कोई इफेक्ट कंसिडर नहीं किया। बस फर्क ये है कि अब हम नॉइस को बीच में लेकर चलेंगे। तो इसलिए अब ये स्टडी नॉइस से रिलेटेड है, तो पहले हम नॉइस को ही एक तरह से अज्यूम करके चलते हैं कि नॉइस के दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक NIT और एक NQT, इन फेज कंपोनेंट और क्वाड फेज कंपोनेंट, यानी क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट। तो जो नॉइस है हमारे पास एंटी, जब मैं इसको इसके दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा, अपनी नॉइस को दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब मैं लिखूंगा, एक अभी शोर मत करना। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट है उनको हम ऐसे लिखते हैं, इन फेज इज कॉस कंपोनेंट और क्यू फेज इज कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस में 90 ऐड करोगे ना आप, तो वो माइनस साइन थीटा बनेगा। तो जैसे आपका इन फेज कंपोनेंट कॉस कैरियर से मल्टीप्लाई होता है,
लेकिन जो क्यू फेज होता है, क्वाड्रेचर फेज, उसमें 90 डिग्री फेज एंगल हमें ऐड करना पड़ता है। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा एडमिट करना पड़ रहा है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इन फेज कंपोनेंट है, इट हैज गॉट मल्टीप्लाइड विद द कैरियर cos 2 pi fct। तो जो क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट है वो इस कैरियर पे एक्ट नहीं करता, वो इसके 90 डिग्री फेज शिफ्ट कैरियर होती है उस पर एक्ट करता है। तो जैसे ये वाला जो हमारा कॉस वाला कैरियर है, इसके ऊपर इन फेज कंपोनेंट इससे मॉड्यूलेट कर रहा है, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट होगा वो कॉस में आप 90 प्लस थीटा करो, यानी कि cos 2 pi fct में आप ऐड कर दो 90। तो 90 ऐड करने से ये बन जाएगा माइनस साइन 2 pi fct। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये माइनस nqt किससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन 2 pi fct से इंटू हुआ, क्योंकि cos में 90 ऐड करेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो पहली बात तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जो नॉइस है इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, NIT इन फेज कंपोनेंट एंड क्वाड फेज कंपोनेंट। NIT got multiplied with cos 2 pi fct and NQT got multiplied with cos 90 plus 2 pi fct, that is minus sin 2 pi fct। दूसरी कंसेप्ट आती है कि जो हमने DSB-SC एक पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट यूनिट आपको करवा रहा था, जब मैं सेकंड यूनिट में था ये, इसकी क्लासेस तो कॉलेज में ही हुई थी। DSB-SC जब हमने पढ़ा था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो आपको याद होगा कि उसमें जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको पढ़ाया गया था, ये वाला, ये जो मैं बॉक्स में शो कर रहा हूँ, ये आपको पढ़ाया गया था कि DSB-SC का जो रिसीवर होता है उसमें जो भी हमारा इनपुट सिग्नल आता है उसको हम एक लोकली जनरेटेड कैरियर से उसका प्रोडक्ट मॉड्यूलेशन करते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक लो पास फिल्टर में से पास कर देते हैं। और जब हम लो पास फिल्टर में से पास करते हैं तो उससे हमें आउटपुट मिलता है। ये हमने तब पढ़ा था जब सेकंड यूनिट में DSB-SC पढ़ा था, तो ये जो मैंने बॉक्स में बनाया ये उस टाइम पढ़ा हुआ हमने पहले। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला था कि इससे पहले अब हम नॉइस को इसमें ऐड करके देखते हैं कि नॉइस का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं अब इनपुट में जो अपना सिग्नल ले रहा हूँ, DSB-SC सिग्नल जो मेरे पास आ रहा है रिसीवर साइड पर, उसमें मैं नॉइस अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। ये एंटी मतलब नॉइस ऐड कर दी, उसमें से फिर एक बैंड पास फिल्टर लगाया गया नॉइस को थोड़ा सा हटाने के लिए। लेकिन नॉइस हटती नहीं है कभी भी, बैंड पास फिल्टर लगाने से भी नहीं हटेगी, फिर भी हमने लगाया कि चलो कुछ इफेक्ट कम हो जाए उसका। और फिर उसको हम जब रिसीव करेंगे तो अब आउटपुट कैसा आएगा वो हम देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, नॉइस को इंक्लूड करने के बाद आउटपुट कैसा आता है। बिना नॉइस के तो हमने देखा था सेकेंड यूनिट में, अब नॉइस के साथ। वी नो दैट द DSB-SC सिग्नल इज गिवन बाय, DSB-SC सिग्नल में एक तो हमारा ये MT होता है, मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल कैरियर से मल्टीप्लाई होता है, मैसेज सिग्नल MT इंटू कैरियर AC cos 2 pi fct। C कोई कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा एक ओरिजिनल DSB-SC सिग्नल होता है। अब हम देखते हैं इसमें नॉइस ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। MT यहाँ पर मैसेज सिग्नल है, ये वाला, इसमें नॉइस इफेक्ट ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो XT आएगा वो नॉइस और जो हमारा बेसिक मैसेज सिग्नल है उनको ऐड करके आएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, XT इज द इनपुट टू द रिसीवर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द DSB-SC सिग्नल टू द नॉइस। यानी कि ये जो ST है ये हमें इनकमिंग में यहाँ से मिल रहा है, जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है वो ST, इसमें हमने जोड़ी नॉइस, तो इन दोनों को ऐड करने से जो आया वो ये XT आ गया। तो यहाँ पर जो मुझे मिला ये XT है, जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के पास जाने वाला है वो XT है, वो इन दोनों का सम है ST और NT का।
तो ये आपके पास आ गया XT इक्वल टू ST प्लस NT। ये ST क्या है? जो हमारा DSB-SC सिग्नल है, और NT यहाँ पर नॉइस है। ठीक है, इसमें हम ST की वैल्यू और NT की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो आपको ST दिख रहा है, ये वाला, ये मैंने आपको कहा था DSB-SC सिग्नल है। तो ये ST की वैल्यू यहाँ पर ये मैंने पुट कर दी, ये वाली, ये ST की वैल्यू पुट की है। और ये NT हमारा नॉइस सिग्नल है, इसकी जगह पर ये हमने पुट कर दिया, ये रहा। ST की जगह पर ये DSB-SC सिग्नल पुट किया, NT नॉइस की जगह पर, नॉइस की जगह पर हमने ये पुट किया, और DSB-SC सिग्नल की जगह ये पुट किया। तो इससे ये XT हमारे पास आ गया। अब DSB-SC करने के लिए, DSB-SC का डिमॉड्यूलेशन करने के लिए DSB-SC सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक लोकल कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं। सर जी सर, ये जो सिद्धू सिंह आया हुआ है और सर एक और अयान सिंह, सर इन दोनों को रिमूव कर दो। ये पहले भी आ चुके हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारी क्लास के नहीं है। तो इनको आईडी कैसे पता चल जाता है? सर पता नहीं, कोई क्लास वगैरह से कोई भेजता होगा, हमें नहीं पता। पर मतलब कल भी मैथ्स और DBMS की क्लास में इन लोगों ने परेशान किया था। एंड सर इसके बाद फिर क्लास लॉग भी कर देना। ठीक है, क्या नाम है? सिद्धू सिंह और सिद्धू सिंह, और वो एक अयान सिंह होगा। ठीक, देख रहा हूँ। हाँ जी। अयान सिंह तो नहीं है, नाम नहीं बोल रहा, नाम बदल लिया होगा। सर लास्ट में है, नीचे। सबसे लास्ट में? यस सर, सबसे लास्ट वाले डॉट में, फिफ्थ लास्ट है। ठीक। और सर सिद्धू सिंह भी ऊपर ही है उसका थोड़ा। चलो कर दिया तुमने। हाँ जी। कर दिया रिमूव भाई।
आप चेक कर लो एक बार, देख लो रिमूव हुआ कि नहीं। हो गया मेरे ख्याल से। हो गया सर। हो गया ना, बड़ा टाइम वेस्ट होता है यार। तो ये हमने क्या किया कि अब DSBSC सिग्नल जो हमारा इनपुट में XT है वो ये हमारे पास है विद नॉइस। ये DSBSC सिग्नल है ये वाला, और ये इसमें हमने नॉइस ऐड किए। तो इस पूरे XT को जो कि अब विद नॉइस हमारे पास है, इसको हम डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेट करने का प्रोसीजर ये होता है, इसको लोकल कैरियर से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये जो भी XT आपके पास आया विद नॉइस, इसको आप लोकल कैरियर से यानी cos 2πfct से इंटू करो, तो उससे आपको VT मिलेगा। ठीक है, लोकल कैरियर cos 2πfct से इसको इंटू किया। अब आप खुद देखो, जब ये cos 2πfct को मैं इस पूरी इक्वेशन से इंटू करता हूँ तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ cos स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ cos इंटू साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देखो ये इस इक्वेशन में ये cos स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी ये cos स्क्वायर आ गया, और ये cos इंटू साइन आ गया। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली इस cos स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। और ये साइन इंटू कॉस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने इसको साइन 2 थीटा यानी साइन 4πfct लिख लिया, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू एक मिनट, ये फॉर्मूला होता है देखो, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका रिवर्स लिखा हमने, ठीक है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x लिख लिया। तो उससे हमारे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ गया। इसको हमें इस पूरे के पूरे को ब्रैकेट्स को ओपन करना है। अब इन सारे ब्रैकेट्स को ओपन किया, जैसे ये 1/2 को इसके नीचे ले गए, 1 के नीचे टी ए सी एम टी अंदर आ गया cos 4πfct के साथ, NIT आ गया यहाँ पर, अपॉन 2 भी है, NIT इंटू cos 4πfct NQT/2 sin 4πfct। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो FC से ज़्यादा है, तो वो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। ये वाले देखो, ब्रैकेट्स खोलने के बाद एक ये टर्म आई, इसमें cos 4πfct है, दिस इज अ हाई फ्रीक्वेंसी टर्म। सिमिलरली ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी टर्म है। अब इसको हम एक लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स रिमूव हो जाएंगी, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। तो सिर्फ ये वाली टर्म्स बचेंगी, एक ये बचेगी, ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, एक ये वाली टर्म बचेगी, बस ये दो बचेंगी। बाकी सबके साथ cos 4πfct है और sin 4πfct है, वो हाई फ्रीक्वेंसी टर्म्स है, तो वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है ना, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन VT passes through the low pass filter then the mentioned high frequency components are removed। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट सारे रिमूव हो जाते हैं। therefore the output signal of the DSBSC रिसीवर में सिर्फ ये दो चीजें बचती हैं। इसमें हम ये देखते हैं, एक तो मैसेज सिग्नल आ रहा है, जो आउटपुट आया उसमें मैसेज सिग्नल तो आया, प्लस साथ में नॉइज भी आई। नॉइज का कौन सा कंपोनेंट आया, इन फेज कंपोनेंट आ गया नॉइज का उसमें। ठीक है ना, तो कहने का ये मतलब है कि जो आउटपुट आया उसमें मैसेज सिग्नल तो आया एम्प्टी, लेकिन नॉइज भी आ गई। तो इसी नॉइज को हमने स्टडी करना था। अब इस नॉइज से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। रिसीवर आउटपुट इज द सम ऑफ मैसेज सिग्नल एंड द इन फेज कंपोनेंट ऑफ द नॉइज, यानी आउटपुट में मैसेज सिग्नल तो आया प्लस नॉइज भी आई।
तो इसलिए हम आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल की पावर डिवाइड बाय जो आउटपुट में नॉइस आई उसकी पावर, तो उसे हम आउटपुट SNR कहते हैं। तो पावर इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, मतलब V स्क्वायर बाय R होता है, बट R को हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है ना, PAC स्क्वायर इंटू P/2, ये हमारे आउटपुट सिग्नल की पावर है। और ये आप हमेशा याद रखना कि नॉइस पावर हमेशा ये लेते हैं, फिक्स है, ये इसे व्हाइट नॉइस कहते हैं, FM/N0/2। तो सिग्नल की पावर आपकी हो गई एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2, एम्पलीट्यूड ये है CAC, इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू P मतलब ये MT की वैल्यू को P मानकर साथ में मल्टीप्लाई किए, और अपॉन में नॉइस पावर FM/N0/2, ये फिक्स है ऑलवेज नॉइस। FM है फ्रीक्वेंसी ऑफ MT, P इज द पावर ऑफ मैसेज सिग्नल, N0 इज द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइस। ये पैरामीटर आप सीधे सीधे याद रखो। तो ये आउटपुट SNR हमने कैलकुलेट कर ली इन टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ नॉइस इन DSB-SC रिसीवर। DSB-SC रिसीवर में नॉइस का इफेक्ट लेकर चलेंगे तो सीधा सीधा ये नॉइस आपकी आउटपुट SNR ये बनेगी, ठीक है। ये सीधा आप याद रखना बस, ये जो भी आपके मैसेज सिग्नल की पावर है वो ये है, और नॉइस की पावर ये है। ये कैसे आया उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस आउटपुट सिग्नल की पावर डिवाइड बाय नॉइस की पावर, तो दिस गिव्स यू आउटपुट SNR। बाकी मैंने ये समझा दिया है कि आउटपुट मार्क्स यहाँ तक मिलने हैं आपको, ये जो आप आउटपुट YT शो कर रहे हो ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सीधा बस ये फॉर्मूला लिख देना आप, ये जो बॉक्स में लिखा है डायरेक्ट, ये SNR आउटपुट में ये आ गया। ठीक इसी तरह से जो हमारे SSB एक हमने पढ़ा था, SSB होता है सिंगल साइड बैंड, जो कि हमने उसमें पढ़ा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एक टाइप होती है। DSB-SC की अगली होती है SSB सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन। उसके रिसीवर में नॉइस का क्या इफेक्ट है वो स्टडी करते हैं। कंसीडर द SSB सिग्नल विच इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज फॉलोस। ये हमने एक शुरुआत हमने यहाँ से की है, जो ST कंसीडर किया है यहाँ पर, ये ST हमारा SSB सिग्नल की इक्वेशन है। ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जो हम करते हैं उसकी इक्वेशन ये होती है, ये वाली। इट हैज गॉट 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज आप कह सकते हो इन फेज कंपोनेंट, एंड सेकंड पार्ट इज क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट। मतलब कि जो SSB हमारा सिग्नल है, इट हैज गॉट इन फेज एंड क्वाड फेज कंपोनेंट इसमें होते हैं पहले से ही, ठीक है ना। वो चाहे आप एक बार रिवाइज कर लेना, यूनिट 2 वाला पार्ट, उसमें ये हमने निकाला था। तो उसकी ये इक्वेशन हमारी होती है ऑलरेडी, हम जानते हैं, ये हमने लिख ली। दैट इज CAC/2 cos 2πfct MT एंड CAC/2 sin 2πfct MCAP। MT यहाँ पर मैसेज सिग्नल है, और MCAP इस मैसेज सिग्नल का 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन है MCAP। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सिग्नल की पावर हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्नल की पावर, ये हमारा सिग्नल है जो SSB सिग्नल है, उसकी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। द नेट सिग्नल पावर इन SSB इज ऑब्टेन बाय एडिंग द पावर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द SSB सिग्नल। यानी कि ये जो 2 पार्ट हैं इसके, इनकी पावर्स को ऐड करो आप, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2। ये कौन है? नीरज सिंह। एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर दूं और मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपके 2 पार्ट हैं, इनकी पावर को हम ऐड करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2 करके हमने अपने मैसेज सिग्नल की, यानी इनपुट सिग्नल जो हमारा SSB उसकी पावर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर बाय 2 और इसका स्क्वायर बाय 2।
तो ये स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 2 8, यहाँ पर भी स्क्वायर किया 4, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया, ये दोनों ऐड हो गए। ऐड होने के बाद ये हमारी इनपुट सिग्नल की पावर आ गई। अब हमने ये पढ़ा कि जो नॉइस में पावर होती है वो FM इंटू एन नॉट है। ये मैंने आपको कहा था, आप सीधा याद रखोगे, FM इंटू एन नॉट इज द नॉइस पावर। तो सिग्नल पावर ये ऐसा ही है और नॉइस पावर ये है FM एन नॉट। इनको आप डिवाइड करो, सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर, दिस गिव्स यू इनपुट SNR। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल की SNR ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो। वी सी दैट the detected final output signal consists of in phase component of the noise with MT and quadrature phase component of noise with M cap T। अब SSB में ऐसा देखा गया है, वो करके नहीं दिखाया यहाँ पर हमने, कि जो ये SSB सिग्नल हमें मिल कि जब हम रिसीव करते हैं इसको, तो उसमें नॉइस के दो कंपोनेंट हमारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, एक इन फेज कंपोनेंट और एक क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट आउटपुट में होता है। तो उन दोनों कंपोनेंट्स को भी हमें अकाउंट में लेना जरूरी है। तो आउटपुट सिग्नल सीधा लीजिए यहाँ पर, ये आउटपुट सिग्नल आपको ये मिलेगा जी। ठीक है, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये लिख दो कि SSB का आउटपुट सिग्नल ये होगा, और इसमें ये एक तो ये मैसेज सिग्नल है, प्लस इसमें एक इन फेज कंपोनेंट है NIT इंटू कॉस 2 FMT नॉइस का, और एक नॉइस का क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट है NQT इंटू साइन पाई FMT। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम आउटपुट SNR निकालेंगे। तो आउटपुट सिग्नल पावर आपकी हो जाएगी ये CAC, ठीक है ना, ये हमारा एम्पलीट्यूड है CAC बाय 4, और MT के लिए P लिखेंगे का स्क्वायर करके, ये आउटपुट सिग्नल पावर आ जाएगी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, वोल्टेज स्क्वायर V स्क्वायर बाय R होता है वैसे, बट R की वैल्यू 1 ले ली हमने, तो V स्क्वायर बाय 1 मतलब इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमारी आउटपुट सिग्नल पावर आ गई यहाँ से। और आउटपुट नॉइस पावर के लिए, क्योंकि ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है इनकी, तो FM एन नॉट बाई 2 और अपॉन 2, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने पहले भी यही किया था, FM एन नॉट बाई 2 ही किया था ये, बट क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट है नॉइस के, तो इसलिए एक बार और अपॉन 2 होगा, और इनका एम्पलीट्यूड में अपॉन 2 है यहाँ पर, तो इसलिए ये डिवाइड बाय 2 एक बार और होगा यहाँ पर, तो FM एन नॉट बाय 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आउटपुट SNR जब हम निकालेंगे SSB में, तो वो सिग्नल की पावर जो ये हमने अभी निकाली थी और नॉइस पावर, इनको आपस में डिवाइड करके ये आपके पास आउटपुट SNR ये आ जाएगी। तो ये दो तरह के रिसीवर मॉडल अभी हमने पढ़े, इसमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड था, दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है, DSB SC और सिंगल साइड बैंड, मतलब डबल साइड बैंड वाला और सिंगल साइड बैंड वाला, दीज टू वी हैव स्टडीड अलोंग विद द नॉइस, क्या इफेक्ट होता है। अब हमारा आ जाता है AM रिसीवर, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी थी, कंप्लीट AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें नॉइस का क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। This is the equation of amplitude modulated wave. ST is equal to AC into 1 plus MT cos 2 pi FCT। MT यहाँ पर हमारा मैसेज सिग्नल है। इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन करते हैं, AC cos 2 pi FCT, फिर AC MT cos 2 pi FCT। इसमें दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, एक होता है कैरियर और एक होता है साइड बैंड। ये जो शुरू में लिखा हुआ है, दिस इज AC cos 2 pi FCT, दिस इज कैरियर, एंड MT into AC cos 2 pi FCT, these are known as side bands। ये पहले भी आपको बताया हुआ है कि this part is side bands and this part is carrier। Now we calculate the signal power। Signal power is basically obtained by adding the carrier power and side band power। तो क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट हैं इसके, it has got two components, carrier and side band, therefore the total power is obtained by adding the carrier power and side band power। carrier power की जो एवरेज वैल्यू होती है वो पहले भी आपको करवाई थी, दैट इज AC स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये साइनोसॉइडल है, तो AC स्क्वायर बाय 2 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय 2, और इसमें
MTAC का स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर MTAC की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें। तो वो उस टाइम जब आपको यूनिट 2 करवाया था तो उसमें हमने निकाली थी ये वैल्यू, एक बार चाहे आप रिवाइज कर लेना। तो उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक टर्म आ जाती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसमें कि AM/AC भी बीच में इंक्लूडेड होता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जो हमारे साइड बैंड, देखो हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, टोटल कैरियर पावर इज कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, जिसमें कैरियर पावर तो यही थी AC²/2 और साइड बैंड पावर में हमने लिखा था जो भी हमारा XT है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। XT मतलब MT। तो फिर उसकी जो स्क्वायर वैल्यू हमने निकाली थी, XT की जो वैल्यू आई थी वो आई थी AM²/2। XT बार स्क्वायर ये आया था, AM²/2 हमने निकाला था, और यहाँ अपॉन 2 एक और। तो ये हमारा हो गया था AC²/2 प्लस AM²/4। फिर जब हम यहाँ से AC²/2 पूरे को कॉमन लेते हैं, अंदर यहाँ पर बचता है 1 प्लस AM² अपॉन 2AC²। तो ये जो AM² अपॉन AC² है इसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते थे हम। So it becomes AC²/2 1 plus μ²/2। ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये क्यों आया, म्यू मतलब यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये M यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, P यहाँ पर साइड बैंड की पावर्स है। क्योंकि जब आप इसे खोलोगे तो M की जगह आप लिखोगे AM/AC का स्क्वायर, तो ये P/2 ही बचेगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं M की जगह लिखूं AM/AC, M² मतलब क्या हो गया AM²/AC², और साथ में यहाँ पर क्या लिखा है मैंने AC²/AM²। तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो सिर्फ P/2 बचता है। तो ये P/2 जो है हमारा, ये साइड बैंड पावर है। P मतलब यहाँ पर हो गया साइड बैंड की पावर, μ² AC²। तो P यहाँ पर साइड बैंड की पावर है अपॉन 2। तो ये मैंने अभी शो किया था, फॉर्मूले में ही होता है यहाँ पर अपॉन 2। उसके बाद ये स्क्वायर खोला, M² AC², और ये 2 को इधर साइड में ले गए, और AC²/2 यहाँ से कॉमन आ गया पूरे में से। ये जो AC²/2 है इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 1 प्लस M² P/AM², ये यहाँ पर बचा आपके पास। नॉइस में पावर डायरेक्ट आपको लिखनी होती है FM/N0। फिर हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आ गई। जो भी अभी हमने फॉर्मूला निकाला AC²/2 1 प्लस M² P/AM² अपॉन FM/N0। आप एक बार वो डेरिवेशन रिवाइज करना, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा ये कैसे आया। ठीक है ना। तो थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा एक बार यूनिट 2 में से कि ये कैरियर टोटल पावर कैसे आई। एक बार आप करके देखना। तो इसको 2 को इसके नीचे लिख दिया फॉर्म में, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन AM सिग्नल। और ये उसका ब्लॉक डायग्राम है कि जो भी नॉइस ऐड होकर जब जाएगी आपके मैसेज सिग्नल में, तो उसकी डीमॉड्यूलेशन आप किससे करोगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की डीमॉड्यूलेशन हमेशा किससे की जाती है, एनवेलप डिटेक्टर लगाकर की जाती है। तो ये वो यहाँ पर हमने शो किया एनवेलप डिटेक्टर। तो इस तरह से ये शॉर्ट नोट आए हुए हैं पेपर में कि आप सिंगल साइड बैंड का बताओ, डबल साइड बैंड का बताओ, या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बताओ। तो 3 मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। और अब एक ही हम FM का करेंगे, FM रिसीवर्स में नॉइस का क्या इफेक्ट होता है।
एफएम सिग्नल को भी जब हम रिसीवर साइड पर नॉइस के साथ अगर ऐड कर दें और फिर उसको हम बैंड पास फिल्टर में से पास करें और फिर उसकी डीमॉड्यूलेशन करें, तो वो कैसे उसको हम स्टडी करते हैं वो बताता हूँ। उसकी डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हमें दो ब्लॉक चाहिए यहाँ पर, एक लिमिटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। ये भी आप आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। सबसे पहले एफएम सिग्नल की इक्वेशन आप कंसिडर कर लो, AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन MT DT। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है जो अंदर लिखा है ऐड होकर, इसे आप phi t मान लो। phi t की वैल्यू सीधा सीधा आपके पास आ गए 2 pi KF इंटीग्रेशन MT DT, ठीक है ना। इसको phi t मान लिया हमने। अब जो इनपुट सिग्नल है हमारा, उसमें हम नॉइस ऐड कर रहे हैं, ST प्लस NT। ST हमारा जो FM सिग्नल है वो तो यही है, ठीक है, ये हमारा FM सिग्नल है। और नॉइस के दो पार्ट है यहाँ पर, एक इन फेज और एक क्वाड फेज। नॉइस तो ये नॉइस वाला पार्ट है। अब ये जो नॉइस वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको पहले से ही लेट कर लिया कि ये जो नॉइस वाला पार्ट है, दिस इज RT cos 2 pi FCT प्लस psi t। जब आप इसको कन्वर्जन करोगे इस नॉइस वाले पार्ट को इसमें RT cos 2 pi FCT प्लस psi t में, तो RT ये आएगा √a² प्लस b² और psi t आएगा tan इनवर्स इनकी रेशो NQT बाय NIT। ये मैथमेटिकल कन्वर्जन हम कर सकते हैं। आउटपुट नॉइस पावर जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे इस XT में, सीधा आप याद रखो ये आएगी 2N0 FM³ बाई 3AC² और सिग्नल पावर ये होगी K² इंटू KF² इंटू P। देखो क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो इसका फाई का कोफिशिएंट था वो K था, तो इसलिए K² हो गया, K² P। सीधा याद रखने हैं फॉर्मूले, बस आपने आप इनकी रेशो लेंगे, देन यू गेट आउटपुट SNR। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्रेशोल्ड इफेक्ट, काफी आता है पेपर में ये। हालांकि ये मॉडल भी काफी पूछे जाते हैं, जितने भी अभी 4 मॉडल हमने पढ़े हैं, बट थ्रेशोल्ड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स डिस्कस इट। इन FM रिसीवर द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज गिवन बाय दिस इज SNR। ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया FM में, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फॉर्मूला होता है। इन प्रैक्टिकल इफ वी डिक्रीज द सिग्नल टू नॉइज रेशियो देन FM विल स्टार्ट ब्रेकिंग एंड द क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। देखो अगर SNR को कम कर दें, कम करने का मतलब ये होता है कि सिग्नल टू नॉइज रेशो घटती कैसे है, जब नॉइज का इफेक्ट बढ़ता है। नॉइज का इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो SNR कम हो जाएगी और SNR के कम होने से एक क्रैकिंग का साउंड प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ लिखा है क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। Therefore, when we increase the input noise, यानी नॉइस अगर हम बढ़ा दें, then the receiver will break और क्रैकिंग साउंड उसमें आएगा। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड इफेक्ट। यानी कि FM में अगर आप नॉइस इंक्रीज करते हो तो क्रैकिंग साउंड आता है, इसे हम थ्रेशोल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन हो गई, थ्रेशोल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, नॉइस बढ़ाने से क्रैकिंग साउंड आएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्डिंग इफेक्ट और थ्रेशोल्ड इफेक्ट। अब इस थ्रेशोल्डिंग इफेक्ट को हम इम्प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री एम्फेसिस, ये एक टेक्निक होता है। इट इज ऑब्जर्व दैट इन FM द इफेक्ट ऑफ नॉइस हैज ग्रेट इफेक्ट इन हाई फ्रीक्वेंसी, सच इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना, वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज विद द हेल्प ऑफ प्री एम्फेसिस सर्किट, इट इंक्रीजेस द नॉइस इम्यूनिटी ऑफ FM सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप थ्रेशोल्डिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, सिग्नल टू नॉइज रेशो बढ़ाना चाहते हो, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं FM के,
क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि एफएम में इनफाइनाइट साइड बैंड होते हैं, तो एफएम के जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी वाले साइड बैंड जो हैं, उनका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ा दो आप by increasing the value of modulation index of high frequency by increasing the value of modulation index for high modulating frequencies। मतलब कि जो हाई ऑर्डर के कंपोनेंट्स हैं उनका मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज कर दो और लो वालों का डिक्रीज कर दो। ऐसा करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज कर दो, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज कर दो। ऐसा करने के लिए आपको एक सर्किट की जरूरत पड़ेगी, दैट सर्किट इज नोन एज प्री एम्फेसिस सर्किट। वो ऐसा दिखाई देता है कि जो भी सिग्नल आए उसको इस सर्किट से पास करो, तो उससे फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे उनका मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ जाएगा, कम फ्रीक्वेंसी वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उनका मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे हमें एक प्रॉब्लम हमारी थ्रेशोल्ड वाली रिमूव हो जाएगी। इस पूरी प्रोसीजर को हम प्री एम्फेसिस कहते हैं। तो ये उसका ग्राफ बनाकर शो किया हुआ है कि प्री एम्फेसिस करने से ये एसएनआर बढ़ गई, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब होता है डी एम्फेसिस, इसका उल्टा। The artificial boosting given to high modulating in the pre-emphasis is nullified or compensated at the receiver by process known as de-emphasis. The artificially broadened high frequencies signal or brought to their original amplitude using the de-emphasis circuit। मतलब कि जो हमने एक artificial amplitude बढ़ाए थे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के और लो फ्रीक्वेंसीज को घटाया था, उसको रिसीवर साइड पर हम उसका रिवर्स करते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड्स को कम करना और लो वालों को बढ़ाना, यानी उसका जस्ट इसका रिवर्स। प्री एम्फेसिस का उसे डी एम्फेसिस कहते हैं। यह रिसीवर साइड पर किया जाता है, इससे ओरिजिनल सिग्नल हमें वापस मिल जाता है। और इस प्रोसीजर को फॉलो करने से, यानी सेंडिंग साइड पर प्री एम्फेसिस और रिसीविंग साइड पर डी एम्फेसिस करने से थ्रेशोल्डिंग इम्प्रूव हो जाती है। एसएनआर को हम मॉडिफाई करके थ्रेशोल्डिंग को अचीव कर लेते हैं। तो उससे ये आपका मॉडिफाइड सर्किट ये बनेगा कि जो भी सेंडर यानी ट्रांसमिटिंग साइड पर है प्री एम्फेसिस सर्किट लगाओगे, फिर एफएम करोगे, और रिसीवर साइड पर एक फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सेंडर साइड पर प्री एम्फेसिस होगा और रिसीवर साइड पर डी एम्फेसिस लगेगा। वो यहाँ शो नहीं किया रिसीवर, मतलब ये सिर्फ ट्रांसमीटर का डायग्राम है। रिसीवर साइड पर एक डी एम्फेसिस सर्किट लगेगा, यानी कि सेंडिंग साइड पर आपको प्री एम्फेसिस करना है, रिसीवर साइड पर डी एम्फेसिस करना है। तो ये मैंने डिस्कस कर दिए सारे टॉपिक्स पे। ये क्लास मैं यही खत्म कर रहा हूँ। एक बार आप मुझे बता दो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो।